हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल लर्न विद टीपीआर पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं। कंज्यूमर बजट, जिसे बजट लाइन या बजट कांस्टेंट भी कहा जाता है। ये टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी का है। सिंपल वर्ड में समझे, हर कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है। मार्केट में बहुत सारे गुड्स अवेलेबल होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि कंज्यूमर सब कुछ खरीद नहीं पाता क्योंकि इनकम लिमिटेड होती है। इसलिए कंज्यूमर को डिसाइड करना पड़ता है कौन सी चीज खरीदनी है, कितनी क्वांटिटी में खरीदनी है और अपनी इनकम का कितना हिस्सा किस गुड पर खर्च करना है। इसी डिसीजन को इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स बजट के कॉन्सेप्ट से समझा जाता है। आज के लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कंज्यूमर बजट क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन की इक्वेशंस क्या है, ग्राफ और डायग्राम्स, बजट लाइन डाउनवर्ड क्यों होती है और बजट लाइन में चेंज कैसे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर बजट का मतलब क्या होता है। रियल लाइफ में हर कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक स्टूडेंट है राहुल को हर वीक 100 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। अब राहुल मार्केट में जाता है और उससे दो चीज पसंद आई, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक। अब राहुल के पास है तो 100 रुपए ही, तो राहुल जितने कॉम्बिनेशन पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक के खरीद सकता है उन सबको कंज्यूमर बजट कहते हैं। मतलब आपके पास जितने पैसे है वो आप उस चीज में जितनी चीजें खरीदते हैं ना, उस चीज को ही आप कंज्यूमर बजट कहेंगे। कंज्यूमर बजट की डेफिनेशन देखें तो कंज्यूमर बजट refers to the different combinations of two goods that a consumer can buy with his given income at given prices। मतलब कंज्यूमर बजट का मतलब ये है कि दी हुई इनकम, मतलब हमारे पास जो इनकम है उस और प्राइस पर कंज्यूमर किन किन गुड्स की कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली कंज्यूमर की इनकम, दूसरी कंज्यूमर की गुड्स की प्राइस और तीसरी गुड की क्वांटिटी। इन तीनों से मिलकर कंज्यूमर का बजट डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर की इनकम है 100 रुपए और दो गुड्स है, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक। प्राइस मान लो पिज्जा की है 20 रुपए और कोल्ड ड्रिंक की है 10 रुपए। तो कंज्यूमर अपनी 100 रुपए इनकम से अलग अलग कॉम्बिनेशन खरीद सकता है पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक के, है ना। तो वो जितनी चीजें खरीदेगा और जितना एक्सपेंस करेगा पैसों को, वही आपका कंज्यूमर बजट कहलाएगा। मतलब कंज्यूमर की पूरी इनकम स्पेंड करना ही कंज्यूमर बजट लाइन के पॉइंट्स होते हैं। मतलब कंज्यूमर जो इनकम अपनी पूरी इनकम स्पेंड करता है, तो जहां जहां कैसे कैसे इनकम स्पेंड करता है वो कंज्यूमर बजट लाइन के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं। अब समझते हैं बजट सेट क्या होता है। Budget set refers to all combination of goods that a consumer can afford with his given income and price। बजट सेट्स में वो सब सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं जो कंज्यूमर अपनी इनकम के साथ अफोर्ड करता है, यानी कि खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा 40 रुपए और कोल्ड ड्रिंक 30 रुपए खरीदता है, तो टोटल कितना हुआ 70 रुपए। तो ये 100 से तो कम है, इसलिए कॉम्बिनेशन बजट सेट में आता है। मतलब बजट सेट में बजट लाइन के नीचे वाले पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं। बजट सेट में आपको बस इतना याद रखना है। नॉर्मली आपसे अगर एक या दो लाइन के क्वेश्चंस में आपसे पूछ ले, कभी एमसीक्यूज में पूछ ले, तो ये किसी डेफिनेशंस और ये छोटा सा ही पॉइंट याद रखना है कि बजट सेट में बजट लाइन के नीचे वाले जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। अब देखते हैं बजट लाइन क्या होता है। तो बजट लाइन शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। मतलब बजट लाइन वो लाइन होती है जो बताती है कि कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च करके किन गुड्स के कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है। मतलब बजट लाइन के हर पॉइंट पर टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम होता है। अब आपको पता है बजट लाइन की भी एक इक्वेशंस होती है। इकोनॉमिक्स में बजट लाइन को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका भी एक फॉर्मूला है जो कि है P1x1 प्लस P2x2 बराबर M। यहाँ पर P1 जो है वो है गुड X का प्राइस और P2 जो है वो है गुड Y का प्राइस। यानी कि यहाँ पे दो कॉम्बिनेशंस होते हैं X और Y, ठीक है ना। तो P1 जो होगा वो गुड 1 की प्राइस होगी और P2 जो होगा वो गुड 2 की प्राइस होगी। यानी कि XY आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो।
और x1 जो होगा वो गुड 1 की क्वांटिटी होगी और x2 जो होगा वो गुड 2 की क्वांटिटी होगी और जो m होगा वो कंज्यूमर की इनकम होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा की प्राइस 20 रुपए है और कोल्ड ड्रिंक की प्राइस 10 रुपए है, इनकम 100 रुपए, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 20x प्लस 10y इक्वल्स टू 100। अब इसी इक्वेशन से क्या होता है, बजट लाइन बनती है और इसके कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, मैथमेटिकली भी किया जाता है, इसको हम समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसकी इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व भी किया जाता है। ये जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, उसमें सिर्फ आपको x और y दे रखा है, यानी कि गुड 1 और गुड 2 दे रखा है, उसकी प्राइस दे रखी है और उसकी गुड 1 और गुड 2 की प्राइस दे रखी है और इनकम दे रखी है, तो आपको इक्वेशन बनानी है। लेकिन एग्जाम में आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल P1 दे देंगे आपको, P2 दे देंगे, x1 दे देंगे, x2 दे देंगे और आपको बोलेगी कि m फाइंड करो, है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। और उससे भी पहले सबसे पहले तो आप ये जान लेना कि मैं P1, P2, x1, x2 बोल रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बुक में दे रखा हो कि Px प्लस Py इक्वल्स टू m, तो वो भी गलत नहीं है। पर क्या है, अगर आप इस इक्वेशन को याद करते हुए काम करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि इसमें Px x प्लस Py y इक्वल्स टू m मतलब बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाती है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसकी जगह पे अगर आप ये इक्वेशंस रखोगे P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m, तो ये आपको याद करने में भी इजी होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त भी आपको बहुत इजी गोइंग आप सॉल्व कर लोगे। और ये इक्वेशन कुछ गलत नहीं है, ये भी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को दो तरीके से लिखा जाता है, पहला जो आपकी बुक में दे रखा होगा और दूसरा इस तरह से। बट अगर आप इस तरह से इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको बहुत जल्दी ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है वो याद हो जाएगा और आप इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स के तौर पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन से रिलेटेड। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है P1 इक्वल्स टू 0 और P2 इक्वल्स टू 9, x1 इक्वल्स टू 1 और x2 इक्वल्स टू 3 और m को आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी अलग तरीके से नहीं आएगा, क्वेश्चन यही आएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व भी इसी तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m, क्योंकि अगर ये इक्वेशन आपको याद नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको ये इक्वेशन याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बस फिर क्या करना है, इक्वेशन याद है, जैसे ही इक्वेशन आपके सामने है सबसे पहले तो ये P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m, ये इक्वेशन आप लिख देना। उसके बाद जो जो वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे P1 की वैल्यू 0 दे रखी है, P2 x1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो P1 की वैल्यू जहाँ P1 लिखा हुआ है वहां पे 0 और जहाँ x1 है वहां पे 1 कर दो। P2 की वैल्यू क्या है 9 है, x2 की वैल्यू क्या है 3 है, और बस ये इनकी वैल्यू इनकी इस बराबर रख दो और m को m की तरह रख दो, क्योंकि हमको m तो फाइंड करना है। अभी कर दिया। अब देखो सबसे पहली बात इसमें मैथ्स में ये होती है आपको कि अगर दो डिजिट आपको दे रखी हो, जैसे P1 दे रखा है और x1 दे रखा है, अगर उसके बीच प्लस और माइनस कुछ भी ना हो तो उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है ना। ये बेसिक सा रूल है मैथ्स का, जो आपको हर किसी को पता होता है, 10th तक हम सब ने मैथ्स पढ़ रखी है। तो P1 और x1 के बीच ना प्लस है ना माइनस है, मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों के बीच क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, उन दोनों का बीच में प्लस होगा। तो सबसे 0 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो। 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हम सब जानते हैं कि 0 ऐसी डिजिट है जिसका मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो उसका आंसर 0 ही आता है। और नेक्स्ट में क्या दे रखा है 9 इंटू 3, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई 3 से करना है ना। तो 9 3 से कितने हो गए 27, यहाँ पे हमने 27 लग दिया। अब 0 को तो 27 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 से किसी को भी प्लस करें तो आंसर वही आता है जो दे रखा होता है, यानी कि 27 को प्लस 0 से करेंगे तो आंसर 27 ही आएगा। तो अब ये 27 क्या हो गया, m हो गया, 27 m निकल गया इस तरह से। अब हम इसका एक और इक्वेशन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अगर आप सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, m की वैल्यू दे रखी है आपको 0, P1 की वैल्यू दे रखी है 3, x1 की वैल्यू दे रखी है 9
और P2 को आपको फाइंड करना है और x2 की वैल्यू दे रखी है 3। ओके, तो वही जो हमने पहले किया था, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दो, उसके बाद आपको जिस जिस चीज की वैल्यू दे रखी है उस चीज को लिख दो। जैसे कि P1 की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है, 3 लिख दो। x1 की वैल्यू 9 दे रखी है, 9 लिख दो। P2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो P2 को P2 ही लिखो, इसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। x2 की वैल्यू आपको 3 दे रखी है तो यहाँ पे x2 की जगह पे 3 लिख दो और m की वैल्यू आपको दे रखी है 0। ये इक्वेशन सबसे पहले आपको बनानी है। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप जो होती है वो होती है मल्टीप्लाई करने की। तो 3 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 27, और P2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे और अल्फाबेटिकली किसी भी चीज का मल्टीप्लाई किसी डिजिट से करोगे तो उसके आगे आपको 3P2 हो जाएगा। मतलब अगर a का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो 3a हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर P2 का मल्टीप्लाई आपने 3 से किया है तो उसका आंसर 3P2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि m की वैल्यू 0 है। अब ये 3P2 जो है उसको तो वहीं पे रहने दो जहां पर वो है, और इक्वल्स टू 0 इन दो को वहीं रहने दो। लेकिन एक मैथ्स का एक रूल और होता है कि 27 अब वो आपके लेफ्ट साइड में है, अगर आप उसको राइट साइड में 0 के आगे लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमको पता है कि जब भी हम एक डिजिट को दूसरी जगह पे ले जाते हैं, अगर वो डिजिट माइनस में होती है तो वो प्लस में हो जाती है, और अगर प्लस में होती है तो वो माइनस में हो जाती है। तो अब ये 27 प्लस का है तो 0 के आगे आके 27 माइनस का हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस 27। आपको यही करना है। अब 0 को माइनस 27 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा -27, क्योंकि जो डिजिट बड़ी होती है साइन उसका ही लगता है, और यहाँ पे बड़ा कौन है 27, तो 27 की क्या दे रखी है, साइन क्या है 27 का माइनस है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -27। अब 3P2 बराबर -27। अब एक रूल और है मैथ्स का, वो ये है कि अगर आपको मल्टीप्लाई में कोई डिजिट दे रखी हो तो वो आगे जाके डिवाइड में बदल जाती है, डिवाइड में होती है तो मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे क्या है 3P2 मल्टीप्लाई में है, तो अब ये 3 जब निकाल के आप नीचे 27 की जब इक्वल के पार लाओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -27 डिवाइड बाय 3। 3 की टेबल में 27 आता है कितनी बार में आता है, तो 9 बार में आता है। 3 9 27, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 9, और -27 था तो माइनस का माइनस साइन वैसा का वैसा लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा P2 इक्वल्स टू -9, यानी कि P2 की वैल्यू -9 है। अब ये P2 दे रखा है, इसकी जगह पे आपको P1 फाइंड करना पड़ जाए, x1 फाइंड करना पड़ जाए, x2 फाइंड करना पड़ जाए, आपको कुछ भी फाइंड करना पड़ जाए इन चार में से आपको इसी तरह से फाइंड करना है। और अगर आपको m फाइंड करने का गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, m तो इजीली निकल जाएगा, जैसा मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है ना। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 और 5 मार्क्स की क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। तो कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम 2 गुड्स, मतलब एक कंज्यूमर है जो 2 गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है। द प्राइस ऑफ द 2 गुड्स वाज 4 and 5 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 4 और 5 गुड्स की प्राइस है। द कंज्यूमर्स इनकम इज 20, यानी कि आपको दे रखी है 3 चीजें। गुड 1 की प्राइस आपको दे रखी है 4, गुड 2 की प्राइस दे रखी है आपको 5, है ना, और कंज्यूमर की इनकम दे रखी है 20, यानी कि 20। अब इसके अंदर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन, यानी कि आपको बजट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट द 2 गुड्स बी x एंड y, यानी कि हम ये जो 2 गुड्स है गुड 1 और गुड 2, इनको हम x और y के हिसाब से देखेंगे, यानी कि x और y की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो px क्या हो जाएगी 4 और py क्या हो जाएगी 5, यानी कि प्राइस 1 क्या है 4 और प्राइस 2 क्या है 5। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी यहाँ पे दे रखा है जो कि है 20 इनकम है। तो बस आपको ये प्राइस इक्वेशन बना देनी है, जैसे px x प्लस py y, ये इक्वेशन आपको बनानी है। इस क्वेश्चन में आपको यही इक्वेशन बनानी होगी। अगर आपको नॉर्मली मैथमेटिकली पूछते हैं तो आप वो इक्वेशन जो मैंने आपको p1 x1 वाली बताई वो इक्वेशन के साथ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी तरह से उसे सॉल्व
करना है। ये इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए। पी एक्स प्लस पी बाय वाई इक्वल्स टू एम। तो पी एक्स क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो यूं का यूं 4x कर दो यानी, और ये जो x है वो बचा रह जाएगा। पी वाई क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 और ये बचा हुआ y यूं का यूं आपको लिख देना है। और इनकम क्या हो गई 20। बस आपको ये इक्वेशन बनानी थी जो आपने बना दी। इस क्वेश्चन में आपको बस इतना ही करना था जो आपने कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो आपसे, हाउ मच ऑफ गुड्स वन कैन द कंज्यूमर कंज्यूम इफ शी स्पेंड हर एंटायर इनकम ऑफ दैट गुड। मतलब ये पूछ रहा है कि गुड वन वो कितना खरीदेगा कंज्यूमर, अगर वो गुड वन पे ही सारी अपनी इनकम लगा दे तो वो गुड वन कितनी खरीद पाएगा। तो इक्वेशन वाइज सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दो आप, और इक्वेशन के हिसाब से आपको वैल्यू डाल देनी है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपसे गुड वन का पूछा जा रहा है तो आपको गुड टू को मेंशन नहीं करना है। मतलब गुड टू की जगह यानी कि पी बाय वाई की जगह हमेशा 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में आपसे जो चीज पूछी जा रही है आपको उसी की वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट करनी है, मतलब डालनी है। जैसे पी एक्स गुड वन बोल रहा है यानी कि पी एक्स बोल रहा है, तो पी एक्स की वैल्यू 4x आपको उसके अंदर डाल देनी है और प्लस 0 करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेकंड गुड की प्राइस नहीं दी है और आपको प्राइस लिखनी भी नहीं है, क्योंकि सेकंड गुड तो आप खरीद ही नहीं रहे हो। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंज्यूमर पूरा अपनी इनकम को किस पे लगा रहा है, गुड वन पे लगा रहा है। मतलब गुड टू तो वो खरीद ही नहीं रहा है, गुड टू पे अपनी इनकम का एक हिस्सा भी नहीं लगा रहा है। मतलब गुड वन कितना लिया उसने 0, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 20 जो उसकी इनकम है वो लिख दी। वही सेम मेथड जो पहले था इक्वेशन को सॉल्व करने का, 4x प्लस 0 करेंगे तो 4x यूं का यूं आ जाएगा इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। अब x को रख के 4 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो नीचे जाके कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 20 का डिवाइड 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 है ना। 4 5 से कितने होते हैं 20 होते हैं, तो 4 का डिवाइड अगर हम 20 से करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 5। यानी कि कंज्यूमर अगर गुड वन में अपनी पूरी इनकम डाल देता है तो वो कितनी यूनिट्स खरीद पाएगा, कंज्यूम कर पाएगा, तो 5 यूनिट्स कंज्यूम कर पाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ गुड टू कैन शी कंज्यूम इफ शी स्पेंड हर एंटायर इनकम ऑन दैट गुड। अब वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस यहाँ पे गुड टू कर दिया है। वहाँ पे पूछा जाता है कि अगर गुड वन ही वो खरीदता है तो वो कितनी खरीदेगा, और यहाँ पे पूछ लिया गुड टू ही वो खरीदेगा तो कितनी खरीदेगा। यूं का यूं ही आपको लिखना है, कुछ चेंजेस नहीं है, वही इक्वेशन लिख दो। यहाँ पे पी एक्स वो नहीं खरीद यानी कि गुड वन वो नहीं खरीद रहा है, तो पी एक्स की जगह क्या हो जाएगा पूरा 0 बचा सन्नाटा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और गुड टू यानी कि वाई पी वाई खरीद रहा है वो कितने हैं, पी वाई की प्राइस कितनी है 5 है, तो यहाँ पे लिख दो 5y इक्वल्स टू एम इनकम तो दे रखी आपको। अब वही मेथड 5y इन दोनों का 0 और 5y का प्लस करेंगे तो 5y आ जाएगा और इक्वल्स टू 20 रहेगा। 5 को नीचे डिवाइड में ले लेंगे, मल्टीप्लाई को 5 को नीचे डिवाइड में ले लेंगे, 20 डिवाइड बाई 5 कर देंगे। 20 डिवाइड बाई 5 में क्या होगा 5 4 जो कितने होते 20 होते, तो आंसर आ जाएगा 4। यानी कि अगर वो गुड टू में अपनी पूरी इनकम स्पेंड करता है तो वो कितने यूनिट्स खरीद पाएगा 4 यूनिट्स खरीद पाएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये जो फोर्थ में दे रखा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, फिर भी आपको याद रखना है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बजट लाइन का स्लोप बताना है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है पी एक्स अपॉन पी वाई। मतलब आपको जो दे रखा है आपको वही लेना है और यहाँ पे आपको पी एक्स और पी वाई का क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। 4 बाई डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0.8, यानी कि हो गया आंसर हमारा 0.8 आंसर आ जाएगा इसका। और बस ये इतना सा ही आपको याद रखना है इसमें कि अगर आपसे बाई चांस पूछ ले बजट लाइन का स्लोप तो आपको पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई करना है और जो भी वैल्यू दे रखी है उसका डिवाइड करके आपको आंसर निकाल। अब देखते हैं बजट लाइन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो दे आर 2 फैक्टर्स विच इज इफेक्ट ऑन बजट लाइन, यानी कि 2 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बजट लाइन को इफेक्ट करते हैं। पहला इनकम चेंज और दूसरा प्राइस चेंज। सबसे पहले देखते हैं इनकम चेंज क्या होता है। तो देखो नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी इनकम चेंज होगी तो आपकी जो बजट है वो भी बढ़ेगा, ये कम होगा इनकम के हिसाब से। यानी कि इनकम आपकी 40,000 है वो 50,000 हो जाएगी तो आपका बजट भी क्या होगा
बढ़ जाएगा। जो चीज आप 2 खरीदते हो वो आप 4 खरीद पाएंगे, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है। वही इनकम 40,000 से 30,000 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो चीज आप 2 खरीदते हो वो आप 1 खरीदोगे, क्योंकि आपका जो बजट होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इनकम चेंज होने की वो अफेक्ट करता है बजट लाइन को। जैसे कि अगर इनकम बढ़ जाएगी तो बजट लाइन राइट शिफ्ट करेगी, यानी कि मैंने आपको जो पहले डायग्राम बताया बजट लाइन का, उस डायग्राम में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो लाइन आपने बजट लाइन की बना रखी है ना, बस वो जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मतलब राइट की ओर आपकी जो राइट होगी वहां पे एक लाइन शिफ्ट हो जाएगी। अगर इनकम कम हो जाएगी तो बजट लाइन जो वो है लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगी, बस उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और अब दूसरा है प्राइस चेंज। अगर किसी गुड की प्राइस चेंज होती है तो भी बजट लाइन रोटेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर पिज्ज़ा की प्राइस ज़्यादा हो गई, 100 रुपये हो गए, 200 रुपये हो गए, तो आप क्या करोगे, पिज्ज़ा कम लोगे। वहीं अगर पिज्ज़ा की प्राइस 20 रुपये हो गई तब पिज्ज़ा ज़्यादा खरीदोगे। मतलब प्राइस भी इफेक्ट करता है बजट लाइन को। तो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो खरीदते हैं जो सस्ती होती है, और जो महंगी होती है वो कम खरीदता है। तो प्राइस भी इफेक्ट करती है बजट लाइन को। सिंपल से एग्जांपल लो, आप एक गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपकी इनकम है 40,000। अगर वो आपकी इनकम 30,000 हो जाती तो क्या होगा, आपका जो बजट होगा वो पूरा हिल जाएगा, और जो चीज़ आप 10 खरीदते हो वो आप 5 खरीदोगे। अगर आपकी इनकम 40,000 से 50,000 हो जाती तो आप वही चीज़ ज़्यादा खरीदोगे, 10 की जगह 15 खरीदोगे, क्योंकि आपका बजट बढ़ जाएगा, है ना। प्राइस का भी ऐसा ही होता है। अगर कोई चीज़ सस्ती होती है तो हम उसे ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो हम उसे कम से कम यूज़ करते हैं और खरीदते हैं। तो ये प्राइस और इनकम दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बजट लाइन को इफेक्ट। नेक्स्ट है बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, क्योंकि द कंज्यूमर्स इनकम इज फिक्स्ड एंड लिमिटेड। इफ ही वांट्स टू इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड ही हैज टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द अदर गुड। दिस इज वाई बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यानी कि मतलब ये है कि इनकम जो होती है कंज्यूमर की वो फिक्स्ड होती है और लिमिटेड होती है। अगर वो कंज्यूमर चाहता है कि उसे एक कंजप्शन यानी कि एक गुड का कंजप्शन बढ़ाना है, यानी कि उसे एक चीज ज्यादा खरीदनी है, तो ही हैज टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ अदर गुड। तो उसे दूसरे जो गुड है उसकी कंजप्शन कम करना होगा, मतलब उसे कम खरीदना होगा। फॉर एग्जाम्पल वो केले और एप्पल दो चीजें खरीद रहा है। अगर वो चाहता है कि उसे एप्पल ज्यादा खरीदने हैं तो उसे क्या करना होगा, उसे केले का जो वो है कंजप्शन उसे कम करना होगा। मतलब केले कम खरीदेगा तो वो एप्पल ज्यादा खरीद पाएगा, क्योंकि उसकी इनकम तो सेम ही है, इनकम नहीं बदली। उसे एप्पल और केले में से एप्पल ज्यादा खरीदने तो उसे इनकम का ज्यादा हिस्सा एप्पल में देना होगा और कम हिस्सा केले में देना होगा, तो कम से कम चीज आएगी। तो अगर आपको किसी एक गुड की कंजप्शन बढ़ाना हो, मतलब किसी एक गुड को ज्यादा खरीदना हो, तो आपको दूसरे गुड को कम खरीदना पड़ता है, मतलब रिडक्शन होता है। इसलिए हमेशा बजट लाइन जो होती है वो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। सीधी सी बात याद रखना कि कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। अगर उसे किसी एक चीज को ज्यादा खरीदना है तो दूसरी चीज को हमेशा कम करना ही पड़ेगा, तो ही वो एक चीज ज्यादा खरीद पाएगा, क्योंकि उसकी इनकम तो बढ़ नहीं जाएगी उसे एक चीज ज्यादा खरीदनी है तो। इसलिए अगर एक चीज ज्यादा खरीदनी है दूसरी चीज को कम खरीदना पड़ेगा, और इसीलिए बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी कि नीचे की ओर स्लोप करती है। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आता है, ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो इकोनॉमिक में ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम और गुड्स की प्राइस को ध्यान में रखकर ऐसे बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करता है जो यूज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। यानी कि अपनी इनकम और जो प्राइस होगी गुड की उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो ऐसी कोई चीज खरीदे जो उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे, प्रोवाइड करे। अगर एग्जाम व्यू के हिसाब से आप इसकी डेफिनेशन देखो तो ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर रेफर्स टू द बेस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड दैट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर विथ इन इज लिमिटेड इनकम एंड गिवन प्राइजेस। यानी कि ऑप्टिमल चॉइस का मतलब है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन गुड्स को कंज्यूमर को अपनी लिमिट इनकम के अंदर रखकर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं। यानी कि वो दो गुड्स जो खरीदने पे कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं, वो भी कंज्यूमर की बजट में रहते हुए, यानी कि कंज्यूमर की इनकम और गुड्स की प्राइस को देखते हुए।
जो गुड्स कंज्यूमर खरीदता है और वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं, वही ऑप्टिमल चॉइस होता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंज्यूमर सिर्फ सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज नहीं करता है, बल्कि अपने बजट के अंदर रहकर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करता है, यानी अपने बजट के अंदर ही ऐसी कोई चीज़ें खरीदता है जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब ये सवाल ये उठता है कि कंज्यूमर ऑप्टिमल चॉइस करता क्यों है। तो रियल लाइफ में रहकर कंज्यूमर का एम होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड होती है, गुड्स की यानी कि चीज़ों की जो प्राइस होती है वो फिक्स्ड होती है, कंज्यूमर की जो नीड होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब कंज्यूमर को सब चीज़ें चाहिए होती है, ये सभी कुछ होता है हमारे बीच, इसलिए कंज्यूमर को चॉइस करनी पड़ती है। कंज्यूमर सोचते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस गुड्स से उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और मेरी इनकम में मैं कौन सा कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूँ। इसी डिसीजन प्रोसेस को ऑप्टिमल चॉइस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए इसे एक मान लो, एक स्टूडेंट है राहुल को दो चीज़ पसंद है, पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक, और राहुल के पास है 100 रुपये। अब राहुल के पास कुछ पॉसिबल चॉइसेस है, जैसे कि 2 पिज्ज़ा और 4 कोल्ड ड्रिंक लें, 3 पिज्ज़ा और 3 कोल्ड ड्रिंक लें, या 4 पिज्ज़ा और 2 कोल्ड ड्रिंक लें। अब राहुल इन सब ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करेगा जो यूज करके उसे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, और जो कॉम्बिनेशन राहुल को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा उसके बजट के अंदर भी रहकर वही ऑप्टिमल चॉइस होता है। अब नॉर्मली देखें तो ऑप्टिमल चॉइस को भी जो इनकम है कंज्यूमर की वो और गुड्स की प्राइस ही इफेक्ट करती है। वैसे ही जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले में बताया, बजट लाइन के लिए इनकम बढ़ेगी तो उसकी चॉइसेस बढ़ेगी, यानी कि उसकी इच्छा बढ़ेगी। इनकम कम होगी तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा, गुड्स की प्राइस को देख के वो खरीदेगा कि उसे कितनी चीज खरीद सकता है या क्या नहीं खरीद सकता है ना। तो ये ऑप्टिमल चॉइस को भी यही दो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ऑप्टिमल चॉइस सिर्फ इकोनॉमिक की कोई थ्योरी नहीं है, हम सब डेली लाइफ में ऑप्शनल चॉइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 200 रुपये है और आप मार्केट गए हो, आप डिसाइड करते हो स्नैक्स लो या आइसक्रीम लो या दोनों थोड़ा थोड़ा लो। आप फाइनली जो कंज्यूमर कॉम्बिनेशन चूज करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं वही आपको ऑप्टिमल चॉइस होता है। कहने का मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये है कि आपके पास जो इनकम है उस इनकम को लेके और जो गुड्स आप खरीदने गए हो उस गुड्स की प्राइस को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए आप जो चीज खरीदते हो जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है वही आपके ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर होता है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे कई बार ये चीजें पूछी जा चुकी है और इन फ्यूचर भी पूछी जाएगी, तो आपको ये जो चीज मैंने आपको बताई है आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल्स आप याद रखना। अगर सीधी सी बात है, आपको अगर लैंग्वेज बनाने आती है तो अगर आपको हिंदी में ये चीज समझ में आ गई कि ये एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है क्या, तो आपको आंसर बना के लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको लैंग्वेज भी बहुत इजीली ही यूज करनी पड़ेगी। तो बस आप इतना से इसमें ध्यान रखना कि हमारी इनकम और गुड्स की प्राइस को ध्यान में रखते हुए हम जो चीजें खरीदते हैं जो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं वो चीजें आपकी ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। मतलब सीधे शब्दों में कहूँ तो ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर वो डिसीजन है जहाँ कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम और गुड्स की प्राइस को ध्यान में रखकर ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करता है जो उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इकोनॉमिक्स में मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक इम्पोर्टेंट एग्जप्शन है जो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में यूज होता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट अ कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर मोर ऑफ अ गुड टू लेस ऑफ इट प्रोवाइड एवरीथिंग एल्स रिमेन द सेम। यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि कंज्यूमर कम गुड्स की जगह ज़्यादा गुड्स को प्रेफर करता है, यानी कि कम गुड्स नहीं बल्कि कि ज़्यादा गुड्स खरीदना चाहता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर किसी कॉम्बिनेशन में गुड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो कंज्यूमर उस कॉम्बिनेशन को बेटर समझेगा और उसे खरीद लेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंज्यूमर को 2 गुड्स पसंद है, पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक। अब 2 कॉम्बिनेशन से 2 पिज्ज़ा प्लस 2
कोल्ड ड्रिंक, 3 पिज्जा प्लस 3 कोल्ड ड्रिंक। तो अब सोचिए कंज्यूमर कौन सा चूज करेगा? ऑब्वियसली बी कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि दोनों गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा मिलेगी। इसी आइडिया को मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लो। मान लो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक चॉकलेट प्लस 1 आइसक्रीम या 2 चॉकलेट प्लस 2 आइसक्रीम। तो अब आप कौन सा चूज करोगे? वही जो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जो है वो बी ही चूज करेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी है तो आपको सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। इसी बिहेवियर को इकोनॉमिक्स में मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मेन आइडिया यही होता है कि कंज्यूमर गुड को पसंद करता है। अगर गुड की क्वांटिटी बढ़ जाए तो यूटिलिटी भी यानी कि नीड भी बढ़ती है, इसलिए कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा गुड्स वाले कॉम्बिनेशन को प्रेफर करता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एब्जॉर्प्शन तब वैलिड होता है जब गुड्स डिजायरेबल हो। ठीक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो है वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस एब्जॉर्प्शन की वजह से कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व चूज करता है, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व मतलब होता है ज़्यादा गुड्स और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। इसी रीज़न से कंज्यूमर हमेशा बेटर कॉम्बिनेशन चूज करने की कोशिश करता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कंज्यूमर ज़्यादा गुड प्रेफर करता है। सिंपल सा रूल है, मोर इज बेटर देन लेस। अगर किसी कॉम्बिनेशन में गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो कंज्यूमर यूज उसे ही बेहतर समझेगा और यूज करेगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब कि कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा गुड्स को कम गुड्स से प्रेफर करता है, क्योंकि ज़्यादा गुड्स से उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ये कॉन्सेप्ट कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट एग्जप्शन है और क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, क्योंकि अधिकतर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं तो वन वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में, और वेरी शॉर्ट में नहीं तो शॉर्ट टाइप में आना तो 100% है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए तो आपको इसके एग्जाम्पल भी देने हैं, अगर वेरी शॉर्ट में आए तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। लेकिन अगर शॉर्ट में आए तो आपको इसका एक एग्जाम्पल भी देना है, तो ताकि एग्जामिनर आपका आंसर कहीं से कहीं तक काट ना पाए, यानी कि आपके नंबर नहीं काट पाए। इसलिए इतना सा आपको। तो दोस्तों आज हमने देखा बजट, कंज्यूमर बजट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे। और बजट लाइन डायग्राम भी हमने देखा, बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है वो भी देखा, और बजट लाइन में चेंज कैसे आता है वो भी देखा। और मोनोटोनिक प्रेफरेंस और ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है, ये दो कॉन्सेप्ट्स भी हमने इसमें देखे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।